हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध में जो नंद वंश था, इसका जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। ठीक है, इस महापद्मनंद ने ही नंद वंश की यहाँ पे स्थापना करी थी। ठीक है, अब बात आती है कि मगध पे सबसे पहले किस वंश ने यहाँ पे शासन किया। तो सबसे पहले शासन करने वाला जो वंश था यहाँ पे, वो था यहाँ पे हर्यक वंश। ठीक है, इस हर्यक वंश ने सबसे पहले यहाँ पे मगध पे शासन किया था। और इस हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो था बिंबिसार। आपको ये भी याद रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, यहाँ पे बिंबिसार। उसके बाद यहाँ पे जो अगला वंश आता है वो था शिशुनाग वंश। ठीक है, अगला जो वंश आता है वो था यहाँ पे शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना यहाँ पे इस शिशुनाग ने ही करी थी। जो ये शिशुनाग होता है, ये क्या करता है, हर्यक वंश का जो अंतिम यहाँ पे शासक होता है कौन, नागदशक। ठीक है, जो नागदशक इसका अंतिम शासक होता है, इसकी यहाँ पे क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद यहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी थी, शिशुनाग ने ही करी थी। उसके बाद जिसका अंतिम शासक होता है शिशुनाग वंश का, वो कौन था, वो था नंदी वर्मन। ठीक है, तो नंदी वर्मन किसका अंतिम शासक था, यहाँ पे शिशुनाग वंश का अंतिम यहाँ पे शासक था। उसके बाद जो तीसरा वंश आता है यहाँ पे, वो आता है कौन, वो आता है यहाँ पे नंद वंश। ठीक है, अगला शासक कौन आता है, नंद वंश, जिसकी स्थापना यहाँ पे किसने करी थी, महापद्मनंद ने यहाँ पे इसकी स्थापना यहाँ पे करी थी। तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, बिंबिसार ने करी थी, जिसका अंतिम शासक कौन था, नागदशक था। उसके बाद अगला जहाँ पे शासक आता है वो आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश क्या करता है, यहाँ पे इस नागदशक की हत्या करके अपने शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। और इस शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है, नंदी वर्मन। और तीसरा जो वंश आता है वो होता है यहाँ पे नंद वंश। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने करी थी, वो करी थी किसने, महापद्मनंद ने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि जो ये महापद्मनंद था, इसने यहाँ पे क्या किया था, दो उपाधियां धारण करी थी, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। एक उपाधि जो इसने यहाँ पे धारण करी थी वो किसकी थी, वो थी एकराट। ठीक है, तो एकराट की उपाधि धारण करने वाला भी कौन था, धना महापद्मनंद था। और इस महापद्मनंद ने एक और उपाधि धारण करी थी, वो थी यहाँ पे सर्वछत्रांतक। ठीक है, तो सर्वछत्रांतक की उपाधि भी यहाँ पे किसने धारण करी थी, वो धारण करी थी इस महापद्मनंद ने। ठीक है, और जो महापद्मनंद होता है ये क्या करता है, कलिंग पे क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, जो महापद्मनंद होता है ये क्या करता है, कलिंग पे आक्रमण करता है, लेकिन ये कलिंग को पूरी तरह जीत नहीं पाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद महापद्मनंद के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है कौन, धनानंद। ये धनानंद क्या करता है, कलिंग पे आक्रमण करता है और इस कलिंग को पूरी तरह यहाँ पे जीत जाता है। ठीक है, अब तीसरा एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो पाणिनि थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना करी है, पाणिनि, वो भी क्या थे, इस महापद्मनंद के ही यहाँ पे दरबार में रहते थे। और वो जो पाणिनि थे, इस महापद्मनंद के क्या थे, परम मित्र भी थे। ठीक है, परम मित्र भी यहाँ पे क्या होते हैं, ये पाणिनि इनके होते हैं। ठीक है, तो आपको ये 4-5 फैक्ट यहाँ पे इससे आपको याद रखने हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया है। तो जो यूनानी लेखक जस्टिन था, उसने सैंड्रोकोटस किसे कहा है, तो ये कहा है उसने किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने यहाँ पे सैंड्रोकोटस की यहाँ पे संज्ञा दी है। अब यहाँ पे बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये क्या थे, मौर्य वंश के संस्थापक। तो इन्होंने क्या करी थी, यहाँ पे मौर्य वंश की यहाँ पे स्थापना करी थी, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, नंद वंश का यहाँ पे पतन भी किया था। ठीक है, नंद वंश के पतन के बाद इन्होंने यहाँ पे मौर्य वंश की क्या करी थी, यहाँ पे स्थापना करी थी। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और बच्चे हमेशा इसको गलत कर देते हैं। पहली बात तो याद रखनी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। अब जो ये सुदर्शन झील है, ये पड़ती कहाँ है, ये है गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में यहाँ पे सुदर्शन झील यहाँ पे पड़ती है। और इस सुदर्शन झील की जो जानकारी मिलती है, ये मिलती है हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। इस सुदर्शन झील की हमें जानकारी मिलती है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका यहाँ पे निर्माण करवाया था। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये क्या आते हैं, ये मानते हैं जैन धर्म को। ठीक है, ये किसको मानते हैं, ये मानते हैं जैन धर्म को। उसके बाद 298 ईसा पूर्व, ठीक है, 298 ईसा पूर्व ये क्या करते हैं, ये
भद्रभाव के नेतृत्व में, ठीक है, भद्रभाव के नेतृत्व में क्या करते हैं यहाँ पे अपने प्राणों को यहाँ पे त्याग देते हैं, ठीक है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में यहाँ पे ये अपने प्राणों को संलेखना विधि से यहाँ पे त्याग देते हैं। तो ये किस धर्म को मानते थे, किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये थे, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जो 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में यहाँ पे जैन धर्म से अपने प्राणों के यहाँ पे संलेखना विधि से अपने प्राणों को यहाँ पे त्याग देते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो हमें बताना है कि जो पूर्व मध्य काल था, ठीक है, इस पूर्व मध्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन सा नहीं था, तो वो है, इसका आंसर है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला पूर्व मध्य काल में यहाँ पे शिक्षा का केंद्र नहीं था। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पे वो है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे वो कौन थे, गौतम। तो न्याय के संस्थापक कौन थे यहाँ पे न्याय दर्शन के, तो ये थे कौन, गौतम, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो कपिल थे, आपको ये भी याद रखना है, जो कपिल थे ये किस दर्शन के संस्थापक है, ये सांख्य के तो जाएंगे, ठीक है। अब जो कणाद थे ये वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे, ठीक है। कणाद किसके थे, कणाद थे यहाँ पे वैशेषिक दर्शन के। और जैमिनी जो थे यहाँ पे ये किसके थे, पूर्व मीमांसा, ठीक है, पूर्व मीमांसा के यहाँ पे ये संस्थापक थे। और एक अगला हमारे पास आता है योग, जो सबको पता है, योग के कौन थे, पतंजलि, ठीक है। योग के कौन थे, योग के यहाँ पे हमारे कौन थे, पतंजलि यहाँ पे इसके संस्थापक थे। तो ये अक्सर एग्जाम में यहाँ पे ये दर्शन यहाँ पे पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि न्याय के गौतम, ठीक है, सांख्य के कौन थे, कपिल, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और पतंजलि के योग, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्न में किन देशों में न्यायिक समीक्षा प्रणाली व्यवस्था है। तो किन देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था या प्रणाली है, तो ये है किसमें, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तो भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को जो समाप्त किया गया था वो किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के यहाँ पे तहत इसको यहाँ पे समाप्त किया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं किस आयु तक वहाँ पे कार्य कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं 65 वर्ष, ठीक है। अब यहीं पे अगर हाई कोर्ट होता यानी कि उच्च न्यायालय होता तो यहाँ पे जो उनकी आयु है वो कितनी है, 62 वर्ष है, ठीक है। अब बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है ये हमारे किस भाग में पड़ता है, तो ये पड़ता है किसमें, भाग 5 में, ठीक है। भाग 5 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जो 124 अनुच्छेद से लेके, ठीक है, 147 अनुच्छेद तक इसका यहाँ पे वर्णन है, किसका, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब वर्तमान में जो क्या कहते हैं यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में, आपको ये भी याद रखनी है, वो कितनी है, वो है हमारी 33+1, ठीक है, यानी 33 तो यहाँ पे न्यायाधीश हैं और एक हमारे क्या मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एक हमारे सीजेआई हैं और 30 हमारे यहाँ पे न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में पूछेगा कि जो सीजेआई कौन है, तो आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो भारत के सीजेआई हैं अभी वर्तमान में, तो वो कौन है, वो है न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, ठीक है, डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ यहाँ पे भारत के अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे सीजेआई हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है ये किससे प्राप्त होती है, ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा ये अधिकांश वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। अब भारत में जो मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है जून के प्रारंभिक सप्ताह में प्रवेश करता है, कहाँ, ठीक है, केरल के मालाबार तट पे, ठीक है, कहाँ प्रवेश करता है, आपको ये भी याद रखना है। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, केरल के मालाबार तट पे यहाँ पे मानसून क्या सबसे पहले यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में पहुँचता है, केरल राज्य में पहुँचता है केरल, और कहाँ पे, मालाबार तट पे पहुँचता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि गंडक नदी निम्न में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है। अब जो गंडक नदी है, ठीक है, तो ये किस एक नदी तंत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, गंगा से, ठीक है, यानी कि जो गंडक है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। अब तो जो गंडक नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हिमालय से, ठीक है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है हिमालय, यानी हिमालय में तिब्बत
तिब्बत के, ठीक है, हिमालय में तिब्बत की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है क्या, धौलागिसी, ठीक है। तिब्बत में जगह पड़ती है कहाँ पे, धौलागिसी नामक स्थान से यहाँ पे गंगा जो गंडक नदी है ये निकलती है। और जो गंडक नदी है ये कहाँ पे मिलती, गंगा से मिल जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बिहार में पटना के पास जाके ये क्या होती है, यानी पटना के पास जाके ये क्या होती है, गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब 2-3 प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पूछे जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि जो ये गंडक नदी है, ठीक है, जो ये गंडक नदी है, इस गंडक नदी के तट पे आपको याद रखना है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, वो इसी के तट पर है। तो कभी एग्जाम में पूछेगा कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखना है गंडक नदी के तट पर ही क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। और गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और कहाँ पे मिलती है, ये पटना के पास में जाके गंडक नदी गंगा से यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे नीलगिरी, ठीक है। अब इसको कब घोषित किया था प्रथम जैव मंडल आरक्षित, 1986 में, ठीक है, 1986 में इसको क्या किया, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित यहाँ पे घोषित किया गया था। अब जो भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, एक फैला है केरल में, ठीक है, एक फैला है कर्नाटक में और एक तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में यहाँ पे ये फैला हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो रबड़ की खेती के लिए यहाँ पे कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। तो रबड़ के लिए जो फेमस है वो है कौन, केरल, ठीक है, केरल यहाँ पे क्या है, रबड़ के लिए फेमस है। और रबड़ के साथ साथ जो केरल है यहाँ पे मसालों के लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है केरल जो है वो रबड़ और मसाले, ठीक है, मसाले दोनों के लिए यहाँ पे क्या है, फेमस है, ठीक है। याद रखना है जो कर्नाटक है, कर्नाटक किसके लिए फेमस है, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए फेमस है, ठीक है। याद रखना है जो कर्नाटक है ये किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस है। और चाय के लिए जो फेमस है ये भी याद रखना है, चाय के लिए फेमस है कौन, असम, ठीक है, चाय के लिए कौन प्रसिद्ध है, असम यहाँ पे प्रसिद्ध है। और जो मध्य प्रदेश है ये भी याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है सोयाबीन के लिए, ठीक है, सोयाबीन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी, तो जो भोपाल गैस त्रासदी है वो किसके रिसाव के कारण हुई थी, तो इसका राइट आंसर है वो है कौन, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी ये, 2-3 दिसंबर, ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगर पहले इसकी जो डेट आती है वो 3 दिसंबर आती है, अगर मान लो कि 3 दिसंबर नहीं दी होगी तो आपको याद रखना है 2 भी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 2 की रात 2 और 3 दिसंबर को यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं कौन, तो ये माने जाते हैं वर्गीज कुरियन, यानी कि वी कुरियन यहाँ पे भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इस श्वेत क्रांति को ही क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी यहाँ पे इसको कहा जाता है, जो कब शुरू हुई थी, 1970 में, ठीक है, 1970 में यहाँ पे श्वेत क्रांति यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जो मेनली किससे संबंधित है, जो दूध से यहाँ पे संबंधित है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, अगला प्रश्न है हमारा मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं, तो जो मौसम की दशाएं हैं यानी से आंधी, तूफान, बारिश, ओलावृष्टि, जो सारी सारी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, तो ये किस परत में होती हैं, तो ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं किसमें, क्षोभ मंडल में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है, तो भारत में सोहरावर्दी सिलसिला को जो संस्थापक माना जाता है ये माना जाता है किसको, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया को भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी कब,
1952 में, ठीक है। 1952 में भारत में राष्ट्रीय वन नीति यहाँ पे लागू की गई थी। अब यहाँ पे वन, अगर हम देखें कि वर्तमान में अगर देखें कि जो वन है, सबसे ज़्यादा जो वन है अभी क्षेत्रफल में, तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल है अभी वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और अगर हम पूछें कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा वन अभी भारत में पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मिजोरम में। तो आपको दोनों याद रखना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और वहीं अगर प्रतिशत के अकॉर्डिंग बोले तो ये पाए जाते हैं कहाँ, मिजोरम में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सीमांत गांधी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी कहा जाता है। ये कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को यहाँ पे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने, इनसे संबंधित आंदोलन आपको याद रखना है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था लाल कुर्ती, ठीक है। जिनका एक आंदोलन था लाल कुर्ती आंदोलन। किसने चलाया था, वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही चलाया था। और इस लाल कुर्ती आंदोलन का जो अन्य नाम है वो है खुदाई खिदमतदार आंदोलन, वो भी क्या है, इसी का ही नाम है। तो कभी एग्जाम में पूछे कि लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतदार आंदोलन, ये दोनों मतलब दोनों किसने चलाए थे, तो ये चलाए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ऐसे अगर कभी एग्जाम में कुछ पूछा जाए कि सबसे पहले जो विदेशी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था वो कौन थे, तो वो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था, 1987 में, ठीक है। इन्हें भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, 1987 में। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि वायुमंडल में किस सतहों में तापमान स्थिर रहता है। तो जो तापमान है वो स्थिर कहाँ पे रहता है, तो ये रहता है कहाँ, समताप मंडल में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1945 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है, 1945 में। और जिसका हेडक्वार्टर है यानी कि जिसका मुख्यालय है वो कहाँ है, यूएसए यानी कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, मुख्यालय है। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, तो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसमें 190 यहाँ पे देश हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा एक चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, ठीक है। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब यहाँ बात आती है कि जो अंडमान में किस अंडमान को और निकोबार में किस निकोबार को अलग करता है। तो याद रखना है कि ये अलग करता है किसको, लिटिल अंडमान को, ठीक है। ये अलग करता है किसको, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से यहाँ पे ये अलग करता है, ठीक है। और आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और जो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पे, कि जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है क्या है, हमें पता है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसकी राजधानी जो है क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी जो राजधानी है वो किस अंडमान में स्थित है, तो वो याद रखना है आपको, वो साउथ अंडमान में इसकी जो राजधानी है वो साउथ अंडमान में स्थित है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सैंडल पीक, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस अंडमान में है, तो ये स्थित है उत्तरी अंडमान में, ठीक है। सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और किस उसमें स्थित है, अंडमान में स्थित है। तो ये उत्तरी अंडमान में यहाँ पे स्थित है। तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे और याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।